खबर परिवार के साथ आकाश आनंद ने मतदान किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आकाश आनंद का वोटिंग को लेकर बड़ा दावा है। आकाश आनंद ने मतदान किया है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पर मतदान हो रहा है। आकाश आनंद ने बड़ा बयान दिया है और मतदान करते हुए उन्होंने कहा कि जो मतदाता है वो बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश आनंद ने वोटिंग को लेकर बड़ा दावा किया है और उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा पर मतदान हो रहा है ये कहा। अरे हम देख रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है इस बारी वोटर जो हम मुद्दे उठाए उसको समझेगा और हम हकों की बात कर रहे हैं तो वो सही ढंग से बहुजन समाज को वोट देगा। प्रोपेगेंडा है, लोगों का काम है गुमराह करना, वो अपना पूरा बखूबी कर रहे हैं। पर हमें पता है, हमारे समाज के सभी लोगों को पता है कि पार्टी का कार्यकर्ता कितनी मेहनत से ज़मीन पे लगा है। अभी से नहीं, बहुत समय से लगा है, लगातार लोगों के बीच में रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा वोटर हमारे साथ खड़ा है। और ग्राउंड जीरो से तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ स्वाति हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी भी मतदान केंद्र पर। देखिए, अमरोहा लोकसभा सीट की हम बात करते हैं तो 28% से ज्यादा मतदान हो चुका है सुबह 11 बजे तक। यानी समझा जा सकता है वोटिंग परसेंटेज से कि किस तरह से अमरोहा की जनता में वोट को लेकर उत्साह दिख रहा है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हैं। लेकिन चूंकि अभी दोपहर का वक्त है और ऐसे में थोड़ी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि कहीं ना कहीं जो सन्नाटा है बूथों पर वो अब देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको गिने चुने लोग अब नजर आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है। लेकिन आगे बढ़ के आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था की गई है जिससे गर्मी से बचा जाए और जो महिलाएं हैं वो भी वोट करने के लिए पहुंच रही है। और दिलचस्प इसलिए अमरोहा सीट है क्योंकि जो चुनाव जीत कर 2019 में आए थे दानिश अली, वो अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और बसपा से निष्कासित उनको किया गया था, मायावती ने निष्कासित किया था। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 2014 में जो है वो जीत कर चुनाव बीजेपी सीट पर आई थी, 2019 में बदलाव हुआ। अब यही सवाल है कि क्या 2024 में अमरोहा सीट पर बदलाव होने जा रहा है या फिर मौजूदा सांसद को ही रिपीट किया जाएगा। क्योंकि अगर हम जातीय समीकरण को समझते हैं तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर है वो 42% के आसपास है। तो ऐसे में वो मायने रखते हैं कि वो किसकी तरफ है। इसके साथ ही जाटव वोट भी है, सैनी वोट भी यहाँ पर है, तो वो वोट किसकी तरफ जाता है ये भी अहम रखता है। और आपने देखा अमरोहा सीट पर खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे प्रचार के लिए, ढोलक उन्होंने बजाया था। इसके साथ ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी यहां पर एक साथ एक मंच पर अमरोहा सीट ही है जहां पर नजर आए थे और कहा गया था कि इस बार डंका इंडिया गठबंधन का बजेगा। अब देखना होगा 4 जून को कौन जीतता है। लेकिन फिलहाल जो वोटर्स में अगर हम कहें तो उत्साह जरूर है। फिलहाल दोपहर के वक्त थोड़ा कम लोग नजर आ रहे हैं, वोटर्स कम नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि इसमें इजाफा और होगा। देखिए, ये सीट ऐसे में मायने और खास हो जाती है क्योंकि हॉट सीट ऐसे में बन जाती है क्योंकि जो 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें से एक अमरोहा सीट ही ऐसी थी जिस पर बीजेपी ने कब्जा नहीं कर पाया था। यहां से दानिश अली ने बीएसपी की सीट पर बाजी मारी थी। ऐसे में सीट और खास हो जाती है और इस बार बीजेपी चाहेगी कि ये सीट अपने कब्जे में ले ली जाए। जी बिल्कुल, बीजेपी 2014 की तरह अमरोहा सीट पर कमल खिलाना चाहती है। अब जनता कितना साथ देती है ये तो 4 जून को साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो वोटरों की बात करें हम तो वोटरों में उत्साह दिख रहा है और जातीय समीकरण चूंकि अहम रखता है अमरोहा सीट पर। अगर दलित वोटों की बात करें, मुस्लिम वोटों की बात करते हैं, ये एक तरफ अगर जाता है तो कहीं ना कहीं फायदा जो है वो उस पार्टी को होगा। अगर बढ़ता है मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटरों की बात करते हैं, ये बट जाता है अलग अलग पार्टियों में, तो कहीं ना कहीं फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अलग अलग बूथों पर पहुंचे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किसका ढोलक जो है वो अमरोहा सीट से 4 जून को बजता है। ठीक है, हमारा सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, देखिए ये भी एक हॉट सीट है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। क्या कुछ अभी तक सियासी समीकरण समझ में आ रहे हैं? कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पर जनता वोट करती हुई नजर आ रही है?
मेरठ जो है लगातार 3 बार से बीजेपी के कब्जे वाली सीट रही है। इस बार जो टिकट है वो स्थानीय किसी नेता को न दे करके अरुण गोविल को यहाँ पर उतारा गया है चुनावी मैदान में। अरुण गोविल 90 के दशक में जो रामायण सीरियल आया था उसके बड़े किरदार हैं और राम का रोल उन्होंने निभाया था। तो ये जो अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद यहाँ पर अरुण गोविल को मौका दिया गया है। एक तरीके से इस सीट के जरिए कोशिश है बीजेपी की कि उनकी जो छवि है वो यहाँ मेरठ में और उसके आसपास के इलाके में बुनाई जाए और जिससे जो वोटर है वो बीजेपी की तरफ खिंच कर आए। तो ऐसे में चुनौती मिल रही है यहाँ समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ सुनीता वर्मा, उन्होंने यहाँ पर अपना जो भाग्य है वो आजमाया है समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ। तो ऐसे में सबसे दिलचस्प ये देखना होगा कि यहाँ पर जो मुस्लिम दलित वोटर है जिसको फोकस करके यहाँ समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है वो कितना वोटर अपने साथ लेकर आ पाती हैं। दूसरी तरफ ये सिटिंग सीट है बीजेपी की, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो चुनौतियाँ बीजेपी के लिए वो काफ़ी कम है। लेकिन जितनी चुनौतियाँ यहाँ समाजवादी पार्टी ने खड़ी की है उनसे तो ये लगता है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो देखने लायक है। रोचक मुकाबला है, आमने सामने की टक्कर लगातार बनी हुई है। अभी तक के जो वोटिंग ट्रेंड है उसकी अगर बात करें तो अभी जो लोग हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने घर का कामकाज निपटा के, क्योंकि 12 बजे के ऊपर का समय हो चुका है, यहाँ पर आ रही हैं, वोट डाल रही हैं। ये जो पोलिंग बूथ जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये बुढ़ाना गेट एक इलाका पड़ता है मेरठ के घनी आबादी वाले इलाके में, वहाँ का ये पोलिंग बूथ है। और थोड़ी देर पहले यहाँ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो भी वोट डालकर यहाँ पर गए हैं। यहीं पर उनका पहले घर हुआ करता था और वोट भी उनका यहीं पर है। दानिश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश गौतम बुद्ध नगर से बने हुए। दानिश, जिस तरीके से अखिलेश यादव जब बुलंदशहर पहुंचे थे तो उन्होंने गौतम बुद्ध नगर को लेकर कहा था कि इस बार डॉक्टर के सामने डॉक्टर प्रत्याशी है। ये डॉक्टर में टक्कर कितनी खास देखने को मिल रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर में जो आसान लग रहा था कि हाँ बीजेपी चूंकि लगातार दो बार से यहाँ पर काबिज है, तो जो आसान लग रहा था वो आसानी अब इतनी ज़्यादा आसान दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर के सामने तो है, लेकिन जो तीसरा प्रत्याशी है बसपा वो भी काफ़ी मजबूत है। यानी ये कहें कि त्रिकोणीय मुकाबला गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है। जिस तरीके से 11 बजे तक का मतदान हुआ है, 24% मतदान हुआ है और सबसे ज़्यादा जो मतदान हो रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। यानी ये कहें कि ग्रामीण क्षेत्र के में जो मतदान है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और वहीं नोएडा की अगर बात कर लें, नोएडा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर बहुत कम जो है मतदान हो रहा है। और कहा जाता है, ऐसा समीकरण लगाए जाते हैं कि जब शहरी मतदान कम होता है तो मौजूदा जो सांसद होता है यानी मौजूदा जो पार्टी का व्यक्ति होता है वो ज़रूर उसको नुकसान होता है। ये नुकसान फ़ायदा क्या होगा, कितना होगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो चला है कि जिस तरीके से मतदान हो रहा है, जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत 5 विधानसभाओं की आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनती जा रही हैं यहाँ के प्रत्याशियों के लिए। डॉक्टर के सामने डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश शर्मा लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार उनको जो है बीजेपी ने मौका दिया है। उनके लिए भी चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि वो तजुर्बेकार हैं, यहाँ पर वो विधायक भी रहे हैं, यहाँ पर वो सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनका तजुर्बा अन्य के मुकाबले अगर हम देखें, चाहे डॉक्टर महेंद्र नागर हो या फिर राजेंद्र सोलंकी हो, उनके मुकाबले उनका तजुर्बा ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी यही है कि इस वक्त त्रिकोणीय मुकाबले में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट है। ठीक है, सीमा हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, क्या कुछ वहां पर अपडेट मिल पा रही है, जिस तरीके से क्या कुछ मुद्दे हैं वहां के, स्थानीय मुद्दे क्या कुछ रहे हैं? क्योंकि ये सीट जो अभी अगर बात की जाए तो ये सीट बीजेपी के पाले में है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है। कितना चक्कर वहां पर देखने को मिल रहा है? बंटवारा हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस ने इस मथुरा सीट को मांगा था और यहां से मुकेश धनगर को प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का बताया गया है। साथ ही साथ बसपा की तरफ से सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और यहां की जो सांसद हेमा मालिनी है वो भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर प्रत्याशी बनाई गई हैं। बहरहाल चुनाव यहाँ भी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। हेमा मालिनी के लिए जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक हैं श्री
श्रीकांत शर्मा, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, तो ये सारे के सारे लोग बेहद ही मेहनत के साथ मैदान में उतरे हुए रहे थे और सब हेमा मालिनी के लिए बहुत प्रचार किया और लोगों से वोट मांगा। वहीं मुकेश धनगर की अगर बात की जाए तो उनके समाज का ठीक ठाक वोट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब वो वोट कितना पड़ पाता है, कितना उनको प्यार मिलता है समाज का, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुजन समाज पार्टी ने भी सुरेश सिंह को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। वो भी अपनी जाति के वोट के लिए लगातार जो है वो आवाज़ उठाते रहे हैं, मांग करते रहे हैं। तो एक ये जो चुनाव यहाँ का चल रहा है ये त्रिकोणीय चुनाव है, किसी एक पक्ष का चुनाव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ज़मीन स्तर पर काम किए हैं, काफ़ी समय से लोगों के बीच जा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपर हैंड है, लेकिन चुनाव किसी का भी हल्का नहीं कहा जा सकता है, कमजोर नहीं कहा जा सकता है कि किसी का चुनाव, क्योंकि प्रचार सबने किया है, मेहनत। ठीक है, मैं लौटूंगा सीमा आपके पास। हमारे साथ लोकेश, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए। लोकेश, जिस तरीके से देखा जाए तो सीट जो है वो बीजेपी के खाते में लंबे समय से रही है और बीजेपी का इस पर कब्जा है, कहे तो गढ़ कह सकते हैं बीजेपी का, लेकिन इस बार डॉली शर्मा मैदान में है। कितनी टक्कर इस बार देती हुई नजर आ रही है? हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशी भी बदल दिया है गाजियाबाद में। देखिए, यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। वजह यह है कि बीएसपी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, दरअसल वो एक बाहरी प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और उनका बेहद जो है वो कमजोर प्रबंधन रहा है पूरे चुनाव के दौरान। और एक यही वजह है कि यहाँ पर जो फाइट है वो देखने को नहीं मिल रही। दूसरी तरफ अगर मैं बताऊँ तो जो बीजेपी है ये सीट परमानेंटली बीजेपी के पास पिछले 15 सालों से थी। इससे पहले एक बार कांग्रेस के खाते में जरूर गई, लेकिन 90 के दशक में राम मंदिर के आंदोलन के बाद ये सीट लगातार बीजेपी के पास ही रही है। उसमें से केवल एक 5 साल का वक्त था जब ये कांग्रेस के पास गई थी। और आलम यह है कि शहरी क्षेत्र के भीतर बूथ जो है वो खाली हैं, लेकिन इस वक्त हम जिस बूथ पर मौजूद हैं ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है कैला भट्टा, यहाँ पर इस बूथ के ऊपर भीड़ देखने को मिल रही है। एक वजह और भी आ रही है कि दरअसल जो गर्मी है इसकी वजह से लोग दिन के भीतर कम निकल रहे हैं वोट करने। दूसरी तरफ आज जुमा भी है, यानी कि शुक्रवार होने की वजह से जुमे की नमाज से पहले काफी लोग वोट मतदान करके जाना चाहते हैं। और फिर एक गैप मिलेगा 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, जब टेम्परेचर और ज्यादा हाई होगा। इसके बाद ये माना जा रहा है कि वोट जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआती 4 घंटे में जो वोट परसेंट आया है वो बहुत ज्यादा गाजियाबाद के लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि वो केवल 23% के करीब ही रहा है। कुछ वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि ये जो मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। पहला सवाल कि आप लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने विकास का है। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा हाईवे बना है। इस साइड देख रहे हैं आप कि रैपिडेक्स का भी स्टेशन यहाँ गाजियाबाद में है, और उस साइड देखिए मेट्रो स्टेशन भी गाजियाबाद में है। यानी गाजियाबाद जो एक छोटा सा नगर हुआ करता था आज महानगर की शक्ल में है। मात्र देखिए रैपिडेक्स जा रही है मेरे सामने। ये बताइए, आपने किस बात को ध्यान में रख के वोट किया है? विकास को देखते हैं। अगर अब आप हमारे पीछे देखें तो ये एक बुजुर्ग और मतदाता हमारे साथ हैं। आप बताइए बड़ी मियां, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया है? कितनी साल उम्र है आपकी? 70 साल। आप वोट करने आए हैं, क्या ध्यान में रख के आए हैं? देखा था कोई सा पर्दा पर जीत जाए, वो कहीं पर्दा जीत जाए, जहाँ जावे जीत जाए। हाँ, चलो, तो ये वोटर्स हैं, हालांकि वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे। कई लोग और भी हैं। आप बताइए, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट किया है? इधर आइए। तो विकास के ऊपर वोट करा हमने, तो हमारे हिंदुस्तान का विकास हो जाए, हमारे मुल्क का, इसके ऊपर करा हमने। तो ये कहा जाता है कि आप लोगों का वोट एक तरफ जाता है स्पेशली, क्या ऐसा माहौल है यहाँ पर? ये तो अपनी अपनी सोच है, किसका रुझान किसकी तरफ है, किसको कौन अच्छा लग रहा है। अच्छा, बूथ थोड़े खाली हैं क्या जुमे की वजह से, या अभी कुछ भीड़ बढ़ने की संभावना है? रखा गया, लोग जुमे की तैयारी करते हैं हम लोग, तो हम यहाँ आए हैं, जुमे का टाइम निकल जाएगा। कुछ बढ़े तो जुमे के बाद बढ़ेंगे लोग, नहाने धोने के बाद, अपना जुमा पढ़ने के बाद। पहले हमारे लिए जुमा है तो ये भी जरूरी, लेकिन हम जुमा पढ़ के पढ़ लें। कुछ लोग पहले डाल गए हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करना बेहतर है। रुझान नहीं है इतना। तो देखिए लोग यही है कि आज चाहे वो नमाज जी 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 ठीक है। स्वाति हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई। स्वाति, इस वक्त आप अमरोहा में हैं, लेकिन इससे पहले भी आप पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में गई, कुछ सीटों पर आपने जिस तरीके से कवरेज की, क्या कुछ वहां का ओवरऑल मिजाज देखने को मिला? क्या कुछ जनता इस बार मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट कर रही है? अभी तक अमरोहा की अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं
क्योंकि जिस तरीके से दानिश अली दावा करते हुए नजर आते हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने संसद में जनता के मुद्दे उठाए, क्या अमरोहा की जनता इस बार उनसे खुश नजर आ रही है? क्या कुछ अपडेट जानकारी स्वाति आपके पास? देखिए, अगर हम अमरोहा की बात करते हैं तो यहाँ पर कई तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट कर रहे हैं। महंगाई भी एक मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही लोग विकास के नाम पर भी वोट कर रहे हैं। अब अगर हम प्रत्याशियों के दावे की बात करते हैं तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली जो लगातार कह रहे हैं कि वो 5 साल अमरोहा में रहे, लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्याओं को उन्होंने सदन के अंदर उठाया है, इसी वजह से अमरोहा की जनता उनको वोट करेगी। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी प्रत्याशी की बात करते हैं तो जब वो पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए तो उनका दावा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विकास कार्य किए हैं, जिस तरह से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्य किया है विकास का, जो जन जन तक जो योजनाएं पहुंची है, उसका नतीजा ये रहेगा कि बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर जीत होगी। ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं। अब देखना 4 जून को होगा कि कौन जीतता है और जनता किसके पक्ष में वोट कर रही है। लेकिन ये भी तय है कि महिलाओं के अलग अलग मुद्दे हैं, जो अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो अलग अलग मुद्दों के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं। शिक्षा भी एक मुद्दा है यहां पर। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहे हैं, जिसके आधार पर वोटर्स यहाँ पर वोट कर रहे हैं। अब ये भी समझना होगा कि जिन सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, 8 सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अमरोहा का ही अभी तक है। और चूंकि ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो 4 बजे के बाद और बढ़ेगा, क्योंकि अभी शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज होती है। आपने इससे पहले भी देखा था, पहले फेज में जब चुनाव हुआ था तो दोपहर के वक्त जो 12:30 से लेकर 2:30 बजे का वक्त होता है, उस बीच मतदान धीमी गति देखने को मिलती है। उसके बाद एक बार फिर से जो वोटरों की संख्या होती है वो बड़ी संख्या में बढ़ती है। और यही वजह है कि जो 30% के आसपास अभी वोटिंग गई हुई है वो आगे और ज्यादा बढ़ेगी। और 2019 को भी आप देखिए, अमरोहा में अच्छी खासी जो वोटिंग परसेंटेज है वो देखने को मिलती है। और अमरोहा इसलिए भी खास है क्योंकि 2014 में बीजेपी जीती, 2019 में बसपा जीती। हर साल जो है वो यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। अब यही सवाल है कि क्या इस बार भी अमरोहा जिस इतिहास के लिए जाना जाता है वो फिर से दोहराएगा या फिर जो है वो रिपीट होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अब कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने जो साफ तौर पर नहीं बताते हैं कि वो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, लेकिन पूरी व्यवस्थाएं जो है वो बूथ पर, अलग अलग बूथों पर की गई है। ठीक है, सीमा हमारे सहयोगी लगातार हमसे जुड़े हुए। सीमा मथुरा में इस वक्त मौजूद है, मथुरा का क्या कुछ सियासी समीकरण कहता है, कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार जनता वोट करने के लिए जा रही है? क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने हेमा मालिनी को दिया और इस बार अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहां पर मुकेश धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है। कितना भरोसा कर रही है जनता कांग्रेस पर, या हेमा मालिनी को एक बार फिर से मौका देने चाह रही है? क्या कुछ अभी तक वहां का आकलन कहता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन एक रुझान सामने आ जाता है जब मतदान होता है। आएंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में वोट किया। लेकिन हेमा मालिनी के जो काम थे, हेमा मालिनी की जो लोगों के प्रति लोकप्रियता है वो अपनी जगह है, और उनके जो प्रतिनिधि थे या यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ज़्यादा काम किया और ज़्यादा लोगों के बीच में रहे। क्योंकि हेमा मालिनी मुंबई में रहती हैं और यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जो यहाँ पर लोकल नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों के से जनता का ज़्यादा जुड़ाव रहता है। तो और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दा है, उसके अलावा मथुरा अपने आप में खुद मुद्दा है अयोध्या के बाद। तो यहाँ पे वो लोग उसके नाम पर भी वोट कर रहे हैं। मुकेश धनगर को यहाँ पे टिकट अलायंस की तरफ से ज़रूर दिया गया है, इंडिया अलायंस की तरफ से, और अब वो अपने समाज के लोगों में जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ब्रज के बेटे हैं हम। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग लोग जो है वो बात कर रहे हैं और जनता से अपनी जो है वोट मांग रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यह पोलिंग बूथ पे हम इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में जयंत चौधरी के आने की सूचना है। देखिए आपको कि 12 बजे का वक्त है। ये पोलिंग बूथ
कहीं ना कहीं जो है वो खाली नजर आ रहा है, क्योंकि दोपहर का वक्त है और दोपहर के वक्त लोग कम घरों से निकलते हैं। हालांकि सुबह के टाइम जो है वो ज्यादा निकलते हैं। जिस तरीके से आपने जयंत चौधरी का जिक्र किया सीमा, आप देखिए कभी वक्त था मथुरा में जब जयंत चौधरी और हेमा मालिनी आमने सामने लड़ते थे, लेकिन अब जिस तरीके से समीकरण है वो बदले हुए नजर आते हैं। अब दोनों एक मंच पर एक साथ वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसका भी असर देखने को मिलेगा? जाहिर है कि उसका भी असर जो है वो देखने को मिलेगा। हम ले चलते हैं आपको बाहर की तरफ कि कुछ हलचल जो है वो नज़र आ रही है। शायद जयंत चौधरी जो है वो आने वाले हैं वोट डालने के लिए। आप देखिए कि उनकी जो पत्नी है और वो है जयंत चौधरी, ये दोनों लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। जयंत जी, बहुत बड़ा दिन है आज, क्या कहेंगे? तो अब आप देखिए कि दोनों पति और पत्नी दोनों लोग जो है वो वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं और पहुँचे हुए हैं। साथ में हम हैं और उनकी पत्नी भी साथ में है और वोट यहाँ पर अब वोट डालने के लिए आए हैं। दिल्ली से चले, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था कि जयंत चौधरी जो है वो आएंगे और वोट डालने का काम करेंगे। अब ये वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बड़ा चेहरा है। जयंत चौधरी भी मथुरा की ज़मीन जो है वो उनकी ज़मीन कही जाती है और यहाँ पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। उनकी पत्नी ने भी यहाँ पर चुनाव 2014 में हेमा मालिनी के खिलाफ ही लड़ा था। तो तस्वीरें साफ हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आने के बाद अब वो वोट कास्ट करेंगे अपना। उनकी पत्नी भी वोट कास्ट करेंगी और अब फिर उसके बाद फिर वो यहाँ पर बाहर निकलेंगे। तो अपने आप में एक ये आज जो है यहाँ का दिन है वो बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण पल है। मथुरा जो है वो बदलते मथुरा को भी देख रहा है, जो परिवार के लोग सियासत की नजर से। देखिए, जाहिर है कि मथुरा जो है वो बिल्कुल देख रहा है, क्योंकि अभी कभी जो है वो उनकी पत्नी ने हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और आज एक साथ मंच पे नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर है कि मथुरा कहीं ना कहीं बदलते हुआ नज़र आ रहा है। सियासी समीकरण यहाँ के बदले हैं। पिछली बार यही जयंत चौधरी थे और उनकी पत्नी जो चारू हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था और अलग अलग जगहों से अलग अलग समीकरण हर बार भी चुनाव में बनते हैं। तो इस बार भी अलग समीकरण बने हैं। पिछली बार कब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जाहिर है कि हेमा मालिनी को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जाटलैंड कही जाती है मथुरा की सरजमीन और यहाँ पे जो वोट है वो ठीक ठाक जो है वो जाटों का वोट पड़ता है और जयंत चौधरी जाटों के नेता कहे जाते हैं। अभी वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके आते ही यहाँ पर हलचल भी शुरू हुई। आपको तस्वीरें नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से उनके चारू और जयंत दोनों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वोट कास्ट करने के बाद अभी वो निकलेंगे, तब वो मीडिया से रूबरू होंगे सीधे तौर पर, क्योंकि वो वीआईपीज़ जो वोट रहते हैं, वीआईपीज़ वोट की श्रेणी में ये जयंत चौधरी भी आते हैं और अब यहाँ पर वो लगातार वोट डालने के लिए आए। काफ़ी समय से इनका इंतज़ार किया जा रहा था कि किसी तरह से जो है वो जयंत चौधरी यहाँ पर आए। तो तस्वीरें आपको साफ तौर पर नज़र आ रही हैं कि उनकी पत्नी और वो दोनों यहाँ पर पहुँचे हैं और जो समीकरण हैं यहाँ के वो अलग ही जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये हर बार मथुरा का जो समीकरण है वो अलग रहता है और इस बार अलग समीकरण होगा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से करके निकल चुके हैं। जयंत चौधरी, कोशिश करिए सीमा की उनसे बातचीत हो जाए और दो टूक बातचीत उनसे, क्या कुछ कौन से मुद्दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पे पोलिंग बूथ के चूंकि अंदर है, पोलिंग बूथ के अंदर जो बात करना उचित भी नहीं होता है। पोलिंग बूथ के अंदर जो है वो बात करना उचित नहीं होता है। तो इसलिए वो बाहर पोलिंग बूथ के निकल के ही बात करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो अपनी बातों को जो है वो रखेंगे। देखिए, जयंत चौधरी कुछ बोल रहे हैं और अब यहाँ पर उनकी पत्नी यहाँ पे है। हम जो है वो बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। साथ में वो हमारे मौजूद हैं चारू जी हमारे साथ चारू जी हैं, मौजूद हैं। हाँ, मैं
वोट करें।